बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब वो टाइम आ गया है कि जब तमाम सियासी लीडरान अपनी पार्टियों से भी वफादारियाँ निभाएंगे भी और गद्दारियाँ भी करेंगे और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग भी लगाएंगे। और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, न सिर्फ सिंध में बल्कि वफाकी जो शख्सियात हैं, चाहे वो पंजाब से जिनका ताल्लुक है, अब वो एक पार्टी से दूसरी तरफ छलांग लगाने के लिए पर तोड़ रहे हैं। इसमें भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्योंकि आज मुर्तज़ा सोलंकी ने बोल दिया है कि अब ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या आजिज़ धामरा सही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म सिर्फ लाड़काना से होगा और सिंध से उसका ताल्लुक़ होगा और उसका नाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा? तो फिर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 8 से 10 दिन पहले क्यों कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा? तो क्या ज़रदारी साहब को कहीं पता तो नहीं चल चुका कि ये मैच फिक्स है? इससे पहले सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब कह चुके हैं कि ये रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें। मुतादिद जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स हो गया है, कि ये सब वही प्रैक्टिस की जा रही है जो 2018 में की गई थी। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपकी एक लेगेसी रही है न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अलबत्ता आपकी सियासत में भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है। स्पेशली जब हम सिंध की सियासत की बात करते हैं, आप वज़ीर भी रह चुके हैं सिंध के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुराब खान सर के साथ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, क्या वो एक आपके हैं मंजूर वसान साहब, उनको अक्सर ख्वाब आते हैं, तो ये अब धामरा साहब भी कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे दिन में कि पीएम जो है अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे? तो कैसे होंगे? पंजाब में तो आपका स्टेक ही नहीं है। देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनने का, और अल्लामा इकबाल साहब ने भी ख्वाब देखा था कि एक मुसलमान आज़ाद रियासत हो, तो ख्वाब देखने में मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है और ख्वाब अच्छे होने चाहिए। और ये अच्छा ही ख्वाब है कि बिलावल भुट्टो, मेरे ख्याल में अब बिल्कुल मैं ये कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ टाइम ऐसा था कि बिलावल साहब जब हम मीटिंग्स में जाते थे बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो जब हम बाहर, मैं तो सीनियर हूँ, जब वो मोहतरमा के साथ हम जेल में जाया करते थे तो बिलावल साहब बहुत छोटे थे। तब से हम सियासत में हैं। 93 से मैं इलेक्ट होता हुआ आ रहा हूँ, जिस तरह आपने मेरा तारुफ कराया, बहुत शुक्रिया आपका। तो लेकिन ये है कि उसको पूरी दुनिया ने देखा है, आपने भी देखा है। जिस दिन यहाँ कराची में वो पैदा हुए हैं उससे लेकर आज तक उनका पूरी लेगेसी, एक उनका छोटे से बड़ा होना, फिर तालीम हासिल करना, फिर पॉलिटिक्स में आना। अब मुझे बताएं, अब ईमानदारी के साथ बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त अगर बिलावल भुट्टो साहब जैसा कोई लीडर आपके पास है तो आप उसको सामने लेकर आए, जो मतलब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कहीं भी आप उसको, पूरे अमेरिका, पूरे अक़वाम मुत्तहिदा, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जैसी शख्सियत है ना आपके पास? मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं सियासतदान, लेकिन वो आपको पता है कि बन चुके हैं, वो पहले भी वो पर्ची लेकर गए थे। वो अभी तक आप वो जो है व्हाइट हाउस में, वो आप उसको इस पैराए में तो नहीं लें, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये है कि बजाय आप अगर तो बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाना क्या नया तजुर्बा नहीं होगा? नहीं, क्यों नया तजुर्बा? बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और यंग हैं और एक लेगेसी है। और कोई तो इसमें कोई ऐसे शक की बात भी नहीं है कि एक वक्त था कि लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तो जानते थे, और ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल। उसमें आप पूरी अमेरिका में आप देखें, अमेरिका में जाएं, वो आप उधर फ्रांस में जाएं, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का लीडर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जिसके नाम पे रोड हैं, जिसके नाम पे स्ट्रीट्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर। तो उनका एक अपनी जगह पे एक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों बड़े वो कहते हैं ना गुस्से में नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा, और फिर क्यों आपके लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये मैच फिक्स हो गया है और ऐसा हम होने नहीं देंगे?
तो क्या उनको कहीं से पता तो चला होगा ना कि कुछ होने जा रहा है, और उनका ये आना, फिर केसेस खत्म होना, आज उनकी जितनी मुंजमद प्रॉपर्टियां थी वो भी उनको दे दी गई वापस। देखें, अदलिया भी उनको रिलीफ दे रही है। देखें, मैं आपको बात बताऊं, एक गुजारिश करूंगा आपको। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पुरानी जो पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद उसको फातिमा जिन्नाह ने उसको चलाया। उसके बाद वो मुस्लिम लीग तो अब है ही नहीं, ठीक है। अब तो कोई है मुस्लिम लीग नून है, कोई मुस्लिम लीग मुख्तलिफ जोने जो थी, कोई इस तरह की मुस्लिम लीगें हैं, पता नहीं कितनी मुस्लिम लीगें। अब अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पुरानी सीनियर पार्टी जिसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, पुरानी मुस्लिम लीग के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसने 73 का आइन दिया, उसने आपको एटम बम दिया, उसने आपको हैवी मशीनरी जो है वो दी, दिफा को मजबूत किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और स्टील मिल दिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप जितने भी गिनाए वो आप जितने भी बड़ी बड़ी डेवलप, ये जो बिल्डिंग जो आपके पीछे है जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पार्लियामेंट, इसका भी जो है पार्लियामेंट, इसका भी इफ्तिताह या इसका भी संग बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा। इसको रूह बख्शने वाले भी वो थे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, या इस्लामाबाद में आप पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आपके सेमिनार होते हैं वहां पर जो ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बनवाया। यहाँ पे एक सवाल बनता है, मैं आपको रोकूंगा सर, मैं रोकूंगा ना। आपने बड़ी, मुझे 70 से लेके आज तक की बड़ी सर्विसेज गिनवाई आपने भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की। रियली अप्रिशिएट 18th अमेंडमेंट, रियली अप्रिशिएट 17th अमेंडमेंट, रियली अप्रिशिएट 18th अमेंडमेंट। अब यहाँ पे इसको रोकते हैं। 15 साल सिंध में भी तो आप हैं ना, तो कुछ सड़कें बना देना, कुछ फ्लाईओवर बना देना, क्या ये सिंध के लोगों का कसूर था? बस ये देना काफ़ी था? सर बात ये है कि मैं आपको बताऊं, आप 12 करोड़ आबादी है, 12 करोड़ से ज़्यादा पंजाब की, ठीक है, और सिंध की आबादी भी आपको पता है कि कितनी है, और उस हिसाब से बलूचिस्तान, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पहले हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे। ये वसाइल, ये आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट हमने 2008 में भी नहीं की। 2013 के दौर में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आखिरी टाइम था, उसके बाद 18 अमेंडमेंट हुई, अभी वो मैच्योर ही नहीं हुई थी, तो फिर 2018 आ गया। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान के बाद में आपको पता है कि जिस तरह हमारी उनके साथ पूरे मतलब जो जितने भी अपोजिशन थी वज़ीर आज़म बने, उनके साथ उनकी कितनी कन्फ्रंटेशन थी वो भी आपको अंदाजा है। एक मैं तो यहाँ रोकूंगा, अब्बास जाफरी ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, फॉर्मर आप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। अब्बास जाफरी साहब खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास जाफरी साहब, ख्वाबों का कुछ जिक्र चला जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ख्वाब देख रही है PM बिलावल को बनवाने के। कहीं आप लोग भी तो ख्वाब नहीं देख रहे CM उर्दू स्पीकिंग होगा? क्योंकि आप लोग जाके नून लीग में बैठ गए हैं, MQM का वतीरा आ रहा है, आने वाला इक्तिदार आपको पहले नजर आ जाता है। कहीं वाकई नून लीग का वजीर आजम और CM उर्दू स्पीकिंग आ रहा है? देखिए, ये सब चीजें तो जब इंतखाबात होंगे उस वक्त पता चलेगा कि किसका वजीर आला है, ठीक है। लेकिन हर इंतखाबात से पहले जो है जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें होती हैं। CM आ रहा है आपका? किसका? आपका MQM पाकिस्तान का CM सिंध आ रहा है? देखिए, हम 2002 में भी बहुत मजबूत पोजीशन में थे, और उस वक्त भी हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी कि CM हमारा होगा। ये तो वक्त बताएगा। इंशाअल्लाह अगर जो है अल्लाह को मंजूर हुआ, इस सिंध के मफाद के लिए अच्छा हुआ, तो जरूर हमारा जो है वजीर आला आएगा। वरना तो आप 15 साल की कारकर्दगी देख लेना पीपल्स पार्टी की। तो फिर भी भुट्टो के नजरियात पे लोग वोट देते हैं ना सर, फिर CM सिंध का आ जाता है, पीपल्स पार्टी का आ जाता है CM। क्यों MQM का नहीं आ पाता? वजह क्या है? इसलिए नहीं आ पाता कि जो MQM का मैंडेट है वो शहरी इलाकों का है ना, और शहरी इलाकों की जो MP की सीटें होती हैं वो उस तादाद में नहीं है जो सिंध के दीगर शहरों की है। इसलिए नहीं आता, क्योंकि MQM की
जो है 40 के करीब 42 के करीब सीटें होती हैं डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट मिला के वो ज्यादा हो जाती हैं। तो जो इस वक्त भी जो कराची की जो सीटें हैं वो है अभी जो नई हल्का बंदी हुई है उसके मुताबिक जो 40 है। तो लेकिन जो पूरे सिंध की अगर बात करें तो वो ज्यादा होती है, इसलिए सिंध का जो है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहां पे पीपल्स पार्टी का वजीर आला आता है। क्योंकि सीजन ऐसा है, अब्बास जाफरी साहब के एक दूसरे पे स्टेटमेंट दी जा रही हैं। आपने कहा कि सिंध के शहरों में, शहरी इलाकों में हमारा वोट है एमक्यूएम पाकिस्तान का, फिर हम पीपल्स पार्टी पे तनकीद किया करते थे कि सर आप सिंध के देही शहरों से वोट लेकर आते हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कह रही है भाई हमें कराची से भी वोट मिल रहा है। तो फिर अगर पीपल्स पार्टी को कराची से वोट मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा देही इलाकों से? देखिए वो एक सोच है, वडेरा शाही निजाम है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए, देखे कैसे वोट नहीं मिलता। तो कराची वहां की भी तंग है, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो सबने देखा है, अब तो मीडिया का दौर है, इंशाल्लाह और भी देखेंगे कि किस तरह से वोट पड़ते हैं। तो सिंध में आपने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना है? वक्त बताएगा, इलेक्शन से पहले बताएगा, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जो स्टेटमेंट आ रही है सामने के अभी तो जो एक लाएमन बन रहा है उसमें हमारी मुलाकात नून लीग से हुई है, मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर नहीं हुई है। अच्छा, मुलाकात हुई है, उसमें आइंदा के इलेक्शन में और मुल्क के बेहतर मफाद में क्या किया जाए उस सब सूरत हाल पे बात हुई है। और देखें इससे पहले भी एमक्यूएम की मुख्तलिफ जमातों के साथ जो कराची के मज़ाफाती इलाके हैं वहां पे सीट एडजस्टमेंट हुई है। तो वो देखेंगे क्या करना है उस वक्त जब इलेक्शन होंगे, क्या करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्बास जाफरी साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं ना ज़रा। नवाज शरीफ साहब को भी अब सिलेक्टेड कहा जा रहा है। आपको याद होगा पहली बार बिलावल साहब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहा था, और अभी से फिर एक सिलेक्टेड की गूंज आना शुरू हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो वज़ीर-ए-आज़म आए उस पर भी ये वो कहना टीका लग जाए कि यू आर नॉट इलेक्टेड। पहले तो मैं थोड़ा अब्बास जाफरी भाई मेरे साथ रहे, अच्छा, असेंबली के मेंबर, अच्छा, शायद उनको पता नहीं था, नहीं तो वो सलाम दुआ जरूर करते। उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक बात की, आमतौर पर इस तरह सियासतदान करते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जो एरियाज हैं वहाँ पर इतनी सीटें हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस पे जवाब दूँ, इंशाअल्लाह ताला अभी कराची में भी हमारा मेयर है, अच्छा, और हैदराबाद में भी हमारा मेयर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मीरपुर खास में भी हमारा मेयर है, नवाबशाह में भी हमारा मेयर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे कमज़ोर एरिया हैं जिस तरह आपने कहा, और ये आमतौर पर एक सियासी बात की जाती है कि ये वडेरे हैं, होंगे चंद होंगे, लेकिन उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब वडेरे निज़ाम के खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मजबूर होकर वडेरे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, मजबूर क्योंकि आप एक नफीस इंसान भी हैं, बहुत अच्छी बात भी आप कर रहे हैं। आपने कहा होंगे कुछ चंद, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने ये भी तो देखा सर, अभी अली गौहर खान में मैं आपको बताऊं सजाद भाई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वो कौन थे, क्या थे, उनको आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स से पहले अभी जागीरदार थे, वडेरे थे, बिल्कुल जमींदार जागीरदारी वडेरे के खिलाफ, शाहनवाज के बेटे थे, ठीक है, उसके खिलाफ थे। गरीबों की उन्होंने बात की, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर लैंड रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने मतलब अपनी जमीनें जो हैं वो गरीबों को दी। और तो ये फिर वो आपने जो अभी उस पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ पर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए चाहे सियासी माज हो, दिफाई माज हो, उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। अली गौहर खान महर कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि ये तो फरियाल लीग है, मैं इसमें क्यों जाऊंगा? देखें मैं अब ये तो अगर सर मैंने जब देखा, जी, मेरे नुमाइंदे भी वहां पहुंचे हुए थे, बिल्कुल सर पीपल्स पार्टी की तकरीबन सिंध की क़यादत वहां मौजूद थी, आप भी थे, जरदारी साहब भी था, तो अली गौहर खान इतने इंपॉर्टेंट कि पूरी पीपल्स पार्टी जाके बैठ गई गोडकी में। देखें बात ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, रिवायत है, अच्छा, कि कोई भी आपके यहाँ मेहमान हो, मिसाल के तौर पर आप तो मतलब उधर गांव में मुझे तो इतने वेल नोन नहीं है, लेकिन आप मेरे पास आएंगे ना, मैं कहूँगा कि सज्जाद भाई आए, जितने भी इलाके के मोतबरीन हैं
जब आप मेरे पास आएंगे उनको मैं मिलवाएंगे आप उनसे, खाने पे बुलाऊंगा, ताकि आपको ऑनर मिले और लोगों को भी पता पड़े कि भाई सज्जाद भाई जो है डॉक्टर सोहराब सर्की के गांव में आए। ये हमारी एक ट्रेडिशन है। ओके, और ये कोई वो इसको आप इसको सियासी टच ना दें, टच नहीं दें। तो उनसे हमारे पुराने ताल्लुकात थे, और जब वो हमसे जुदा हो गए पीपल्स पार्टी से, तो हमारे वो ताल्लुकात सियासी अच्छा जाती तो रहे, वो चूंकि जब मैं आप सर्वे स्टडी कर रहा था तो घोटकी से लेके सखर से लेके खैरपुर ये तो क्लीन स्वीप कोई बचा ही नहीं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर तो इससे मैंने कल वो एक मेरी जीडीए वाले रजाक रहमो से बात हो रही थी कल, तो मैंने उसको कहा सर यहाँ तो सब खत्म हो गया किस्सा ही, अब कोई पीपल्स पार्टी किससे मुकाबला करेगी। तो ये जो विकेट गिरी है, जी जी, किसने गिराई ये विकेट? देख बात ये है कि ये विकेट किसने किरदार अदा किया? मैं ये समझता हूँ मोहम्मद बख्श महर ने। मैं आपको बताऊं, ये जो भी जो विकेट गिरती है सिंध के अंदर, कोई भी नहीं गिराता, ये विकेट गिराती है अवाम। अच्छा, अवाम जिस तरफ होती है, जो इलेक्टेबल है लोग, जो सियासत के अंदर समझते हैं सियासत को, वो उस तरफ उसका रुख करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको पता है, मैं सीधी बात करता हूँ, दूसरी होती है इस्टेब्लिशमेंट का इशारा। इस्टेब्लिशमेंट कहती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको इशारा करती है कि भाई आपको अब इस पार्टी में जाना है। तो खास तौर पर जो है अली गोरख साहब किसके इशारे से? देख, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफत में भी कॉन्टेस्ट की। ट्रू, पहले कभी भी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कभी नहीं हारे। अभी वो इस मरतबा उन्होंने मुकाबला किया पीपल्स पार्टी का, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। गो के वहाँ पर मंगुल खान महरी, मतलब उनके कज़न ही है, वो बने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पर अंदरूनी सिंध, वहाँ पर उन लोगों को जो है प्रेशर भी होता है कि ये पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमें उसको वोट करना है। तो एक तरह से वहाँ पर लोकल लेवल पे जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना, वो ये है। अब सोशल मीडिया पे तो देखते हैं कौम परस्त हो गए या कुछ जो है वो मुखालफिन हैं, वो जहनी तौर पर मुखालफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। छोटा मोटा कोई बयान आगे पीछे थोड़ी जबान फिसल जाती है, उसको भी पकड़ के पता नहीं क्या इशू बना देते हैं। अभी तो यही कह रहे हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी एक ही है, अभी ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, आगे चल के फिर ये एक साथ गवर्नमेंट में मिल जाएंगे। ये सारा इसमें सियासत जो है ना, वो आप भी समझते हैं कि सियासत जो है, जब पहले एक मौका था जब PDM थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ थी, लेकिन अब ये तो एक पार्टी नहीं थी, पहले भी डिस्कस होती रही आपसे। अब जाहिर है एक इलेक्शन ऊपर सर पे खड़ा हुआ है। तो ये अवाम नहीं कह रहा ना सकी साहब, अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और ये PDM हमने हुकूमत गिराई इमरान खान की, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से गिराई, अख्तर मेंगल कह रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि मैं तो हमेशा जब तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस इशारे ने ही सबको बिठा दिया था साथ? मैं आपकी गुजारिश करूं, बात ये है कि उसमें कमर बाजवा साहब का इमरान खान खुद उसने भी कहा, आप उसको भी देखें, वो कह रहा था कि हमें कोई बिल पास करवाना होता था, अभी हमें एस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान कड़ाई एस्टेब्लिशमेंट की मदद, सिर्फ मदद कुछ नहीं किया बाजवा ने, सिर्फ जो उसकी मदद कर रहे थे वो मदद ख़त्म करवाई, गिर गया। जो आप ये कह रहे हैं उसका उल्टा है। बाकी अब ये जो आप नवाज शरीफ का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, मैं इधर उधर निकल गया थोड़ा। नवाज शरीफ साहब को बड़ा एतराज़ था। क्या एतराज़ था? पहले कि इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुई पहले वो गलत हुई, नून लीग को था, बड़े परेशान थे और लाडला भी कहते थे, और पता नहीं क्या क्या उनको सिलेक्टेड भी कहा तो बिलावल साहब ने, लेकिन वो भी मतवातर फिर उन्होंने तो पता नहीं उसकी तस्मीयाँ पढ़ना शुरू कर दी। बात यह है कि अगर इमरान खान उस टाइम पे गलत था और उसको एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म करवाया बकौल मियाँ साहब के या नून लीग के, अब अगर वो एक्शन रिप्ले कर रहे हैं तो वो अच्छी है, वो सही है, सही है। ये वो गलत था तो ये भी गलत है ना। तो होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी, मैं तो आप कहता हूँ कि इवन पार्टियों के अंदर भी
और सियासत के अंदर भी आपके पास बड़े ज़बरदस्त क्लासिकल बड़े बड़े सियासतदान गुजरे भी हैं और इस मुल्क में बहुत बड़ा टैलेंट भी है जिन्होंने अपने इलाकों में खिदमत भी की है और वो लोगों की नुमाइंदगी भी करते हैं, लोगों की तर्जमानी भी करते हैं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ईमानदारी से, ठीक है। जो भी जीत के आए फिर उसके हवाले कर दे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और लतीफ़ खोसा, इस तरह की शख्सियात हमारे ज़राए बता रहे कि वो पीटीआई में जाएंगी या जा रही हैं, अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे मुल्क के लोग देखते थे, वो ये होती थी कि मैंने साजिद हुसैन ने सियासत और पीटीआई से तौबा की। वो सिलसिला रुक गया है। तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे फलेगी फूलेगी जब इस तरह के मामलात होंगे? देखें सजाद भाई, बात यह है कि हमने तो क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी कुर्बानी है, दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये सवाल किया। मैं आपको बताऊं, ऐसा ना हो कि कल पीपल्स पार्टी के लिए मैंने तौबा की ये चले, कल फिर नून लीग के लिए ये चले। मैं आपको गुजारिश करूं, बात यह है कि हम तो बिलावल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, अगर पीटीआई इलेक्शन से बाहर रही तो इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होंगे। जबरदस्त। अच्छा, बिल्कुल, हमने तो बिलावल साहब ने कहा है सबको। अब बिल्कुल इस तरह तो नहीं है कि किसी को किसी के हाथ पैर बांध के, जिन्होंने मतलब गलत काम किया है। 9 मई को हुआ था, 11 मई को हुआ था, 9 मई को जो वाकयात हुए हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो नजर आ रहे हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ें। बाकी तो अगर पार्टी है, अगर रजिस्टर उसको पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत देता है तो आप उसको मौका दें। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट कहा है। उसने तो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा है कि पीटीआई पे आप बैन करें। हम तो ये कहते हैं कि चलें जो भी है आप मुकाबला करें। हमने तो हमेशा मुकाबला किया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अक्सर सुनने में आती है, पीटीआई मांग रही है, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं हम नहीं मांगेंगे, हम अवाम मी जमात हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पे भरोसा नहीं करते। नहीं, असल बात यह है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तब से लेकर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आमतौर पर यही कहा गया कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है और इस्टेब्लिशमेंट उसकी सपोर्ट नहीं करती है। आप तारीख उठाकर देख लें, 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जब इक़्तिदार मिला, वज़ीर ख़ारजा और ये वो, आपको पता है कि ऊपर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, उनको सही तरीके से काम करने नहीं दिया गया और वो उनको इवन हुकूमत नहीं दी जा रही थी। वो पूरे उन्होंने सारे इस्टेब्लिशमेंट ने सारे अपने, यहाँ तक कि वो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में अपने वज़रा तक रखवाए। तो ये तो एक अटल हकीकत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। यहाँ पे फिर एक सवाल पड़ता है ना सर, तो फिर इतनी कॉम्प्रोमाइज हुकूमत बीबी ने ना ली होती? सर बात यह है कि अब इतनी कॉम्प्रोमाइज हुकूमत, अभी मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूं कि आप इस निशिस्त पे बैठ जाएं, लेकिन सवाल आप मेरी पसंद के करेंगे, नहीं तो फिर इस सीट पे बैठने का कोई फायदा तो नहीं हुआ। मैं आपको बात बताऊं, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स रहे और जमहूरी निज़ाम रहे, डिक्टेटरशिप नहीं रहे। उसमें कोई, इसमें दो बातें नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं और हमने कुछ कंप्रोमाइज नहीं किए। मैं आपकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जब आप वफाक में हुक्मरान थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसको भी देखा, नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, फिर इमरान खान की हुकूमत भी हमने देखी, इससे माजी में भी जमहूरी हुकूमतें रही हैं 90 से लेके। आपको नहीं लगता कि जब एक जमहूरी हुकूमत का पीएम आता है तो वो खुद को फिरौन डिक्टेटर समझने लग जाता है, और जब डिक्टेटर इस मुल्क में आता है तो वो कहता है मैं बड़ा जमहूरी आदमी बन गया हूँ और अब ऐसे होंगे मामलात, वैसे होंगे, फिर पार्टियों को मिला लिया जाता है इक़्तिदार के लिए। तो ये वजह क्या है? देखिए बात ये है कि या तो आप प्योर डेमोक्रेटिक बन जाए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना, देखें आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत 88 वाली 93 88 वाली मेरे ख्याल में गालिबन 20-22 महीने थी, वो 3 साल थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को 2 मरतबा मौके मिले और उनकी हुकूमत 58(2)B के तहत फिर ख़त्म कर दी गई। अब उसके बाद ये 18 अमेंडमेंट लेकर आए जरदारी साहब, उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे प्रेसिडेंट के वो ख़त्म किए। बहुत रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा। हाँ, खुद ही अपने इख्तियारात उन्होंने ख़त्म किए। पहले ये होता था कि जो प्रेसिडेंट आकर बैठ जाता था, वफादारियां तब्दील हो जाती थी और एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाता था। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर ये अगर ये सारे तजर्बे नहीं किए जाते और सही तरीके से, जिस तरह पहले हम आपके साथ बहस कर रहे थे कि सही तरीके से लीडरशिप आती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता और ज़्यादा मजबूत होता। अब कोई तजुर्बा नया तो नहीं होने जा रहा?
देखिए बात यह है कि ये जो अभी सूरत हाल सामने नजर आ रही है आपको, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना। बिल्कुल तजुर्बा होने जा रहा है और एक और होने जा रहा है, हो रहा है, और ये नहीं हामिद मीर साहब कह रहे नहीं हैं कि उससे भी बुरा तजुर्बा होने जा रहा है, जाहिर है 18 से भी बुरा तजुर्बा होने जा रहा वो फिर अब ये पहले भी जो हुआ 18 में, वो तो पूरी दुनिया ने है। अवाम ने सरवाइव किया, मुल्क ने सरवाइव किया, मईशत ने सरवाइव किया। देखें 2018 में जो हुआ ना, उसमें जो सूरत हाल थी वो भी गलत थी, वो भी जबरदस्ती आपको कराची में जिस तरह से उसके कसूरवार कुछ आप खुद को समझते हैं कि जब इमरान खान जब हुकूमत चलाते थे तो आप बड़े लॉन्ग मार्च निकाला करते थे, महंगाई मार्च निकाला करते थे, उस जमहूरी सिस्टम को आप लोगों ने चलने नहीं दिया। सजाद भाई बात यह है कि वो एक जमहूरी हुकूमत लेजिमेटेड गवर्नमेंट नहीं थी, हम उसको अच्छा। बिल्कुल नहीं तस्लीम, क्योंकि वो इस तरह की हुकूमत थी खुदा ना खास्ता जो अभी नजर आ रहा है, जिस तरह भी बनने जा रही है। बिलावल साहब ने कहा था हम मानते हैं आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए हम चलेंगे साथ। वो बिलावल ने भी आप नहीं चले ना? बिलावल ने भी कहा, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब दे रहा हूँ। बिलावल साहब ने भी कहा और आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि भाई अभी आप सियासतदान बन गए, अब आप खिलाड़ी नहीं है। मेरे लफ्ज आप सुन लें मेरे। और दूसरा ये है कि अभी मुल्क जो है वो तकलीफ में है, अभी आए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़े, और आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। इकोनॉमी पोजीशन बहुत बुरी है, लेकिन इमरान खान ने उसका जवाब क्या दिया? वो तो मतलब आप ये इमरान खान ये कहता था कि जितनी भी दूसरी अपोजिशन के लोग हैं, पार्टियां हैं, उनको सफ़े हस्ती से मिटाया दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, सिर्फ मैं रहूं, वन मैन शो। ये जो है ना उसको ले डूबा। अगर वो पॉलिटिकली मूव करता, और उसमें मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि शहबाज शरीफ एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी उसने कहा कि हम आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है मुल्क की बका के लिए। अब दाएं बाएं देखें, पड़ोस के मुल्क में देखें, वहां पर भी तो अपोजिशन है, वहां पर भी हुकूमतें हैं, वहां पर भी मतलब जिस तरह यहाँ पर चीख को पुकार होती है करप्शन की, वो भी है, लेकिन वो देखें वो काम चल रहा है आगे, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक बड़ा टेक्निकल सवाल आपसे कर रहा हूँ, देखने वाले शायद ये ना समझें कि मैं कोई पीपल्स पार्टी की फेवर कर रहा हूँ। जब जमहूरियत के लिए भुट्टो फैमिली की इतनी कुर्बानियाँ, फिर मुतादिद अदवार में आपकी हुकूमतें, फिर उसमें कई दिए हुए प्रोजेक्ट्स, तो फिर तजुर्बे नए नए क्यों? फिर आम आदमी और अचानक एक पार्टी का मैंडेट कहाँ गायब हो जाता है? वो तो आप भी समझते हैं, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। देखें बात तो ये फिर है इस सिलसिले को रोके कैसे? हम तो ये कैसे इस मुल्क के लिए ये रोके? हम तो ये वजह क्या है? क्यों ऐसा है? हमें रोका गया, हमें मतलब मजबूर करके रोका गया, तो उसका रिएक्शन ये आया कि पीटीआई बन गई। पीटीआई पीपल्स पार्टी का रिएक्शन है। मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम तो एक वो आपको पता है कि जब हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, डॉ मेडिकल कॉलेज में, उस ज़माने में जब नई नई बनी एमक्यूएम बनी इस तरह कि उसको यहाँ पर एक बच्ची का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, उसके बाद उसको जो है एक तरह से यूं कहें कि जिस तरह हमें पंजाब के अंदर लोगों को कहते हैं कि जागीरदार वडेरे, वो बरादरीज़म की बात करते हैं, यहाँ पर लसानियत की बात की गई। ऐसा नहीं कि एमक्यूएम में रूह फूकी गई, एमक्यूएम में रूह फूकी गई, रूह डाल दी गई और उसको ताकतवर बनाया गया, पीपल्स पार्टी के टकराव में लाया गया। अब सत्तार अफगानी को चलते हुए जनरल जिया ने सत्तार अफगानी ये थे मेयर थे कराची के, उनको हटाया गौस अली शाह ने। आप अगर तारीख में जाएं तो वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये जितनी जमहूरी पार्टियां थीं, जनरल जिया ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, जमात इस्लामी उनके साथ कुछ मामलात पे नहीं बनी, इवन उसको भी पीछे कर दिया। यहाँ पर जेयूपी थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, सबको ख़त्म करके फिर वो जब आई तो फिर वो लसानी झगड़े हो गए, फिर पठानों के साथ हो गए, फिर पंजाबियों के साथ हो गए, आगे चल के सिंधियों के साथ हो गए, तो फिर वो एक तरह से जज्बाती इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, अब हलकों में भी आप लोग जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनको अपना मंशूर बताएंगे। इत्तेफाक से मैं काफ़ी 6-7 दिन इलेक्शन कैंपेन चला के फिर यहाँ कराची। तो किसी ने सवाल नहीं पूछा आपसे कि आप अब आए हैं, फिर आप तरक्की की तामीरी गुफ्तगू कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, अभी आप ही तो थे हुक्मरान,
कि जब लोगों को सजाद भाई- चीनी मिल सजाद रही भाई, थी, मैं बताऊं आप इसका बिजली नहीं मिल रही थी। मैं बताऊं आपको, उनको मैंने बताया अच्छा। कि भाई मैंने अभी इस मर्तबा क्या क्या किया है, कहाँ पर स्कूल जो है वो रिकंस्ट्रक्शन कराएं, कहाँ पर मैंने बिजली के नए गांव दिए, कहाँ पर मैंने नए रोड दिए, और उधर मेरे हलके के अंदर पहले प्ले ग्राउंड नहीं था, क्रिकेट का प्ले ग्राउंड दिया है, गर्ल्स कॉलेज नहीं थी वो दिया है, वहाँ पर शहर में पार्क नहीं था वो दिया है, बस स्टैंड वहाँ पर नहीं था वो दिया है, और बहुत बड़ा शहर है उसको हमने अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम दी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने कहा कि भाई जिस तरह हम 93 से आस्ते आस्ते काम करते आ रहे हैं, और हमने उनको गाँव गिनवाए, गाँव बताए कि इन गाँवों में हमने ये काम किए हैं। बेक वक्त एक टेन्यूर में आप अगर अमेरिका के फंड भी लेकर आए तो एक हल्के में आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 93 से लेकर मेरे हल्के में कोई ऐसा गांव होगा जहां पर हमने कोई सर डेवलपमेंट ये वो का काम सीजन नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब कि इस सीजन में मीडिया भी हलकों में पहुंचती है। सर मोस्ट मुमकिन है आपके हलकों में भी बिल्कुल पहुंचे मोस्ट आगे। वेलकम। वहां पर जहां पर हम जाते हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जहां पर जाते हैं वहां पर पहले काम हुआ होता है, और वहां पर लोग जो है वो खुश हैं, हमने काम किया है, और उस काम की बुनियाद पे हम इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपने 5 साल पहले हमें मैंडेट दिया, हम पूरा, हमारे पास पूरा वो अपना पूरा रिकॉर्ड है 5 साल का। अब आप प्रोग्राम करें तो मैं पूरा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, मैं लिख के आऊँगा। 100 गाँवों को हमने उनके स्कूल नए करवा के दिए, और मिडिल प्राइमरी हाई स्कूल इन 5 सालों के इसमें, और मेरिट पे हमें रोज़गार भी दिया है, बिजली के गाँव दिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स दिए, और डिस्पेंसरीज दिए। जो हमसे काम हो सका है, जो फंड्स दिए वो ईमानदारी से नेक नियति के साथ हमने लोगों तक पहुंचाएं। अक्सर एक तासुर है, मेरा आपके डिस्ट्रिक्ट में तो जाना नहीं हुआ ना, आपकी मैं तहसील में गया हूँ, लेकिन मैं तो अपने हल्के की बात करता हूँ। अच्छा, मैंने आपके हल्के का हॉस्पिटल नहीं देखा। अक्सर एक आम आदमी से हमने शिकायत ये सुनी है कि जो वहाँ पे जो तहसील के जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ ना डॉक्टर होता है, सर बात ना वहाँ दवाई होती है। आप सही फरमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2013 में जब मैं पहली मरतबा एमपीए बना, तो मैं मतलब 2008 के बाद 13 में जब बना तो मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ बना। तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ की हैसियत से मैंने कहा कि मैं अपने तालके के हॉस्पिटल का जाकर विजिट तो करके देखूं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे पता पड़ा कि एक पूरे साल के सिर्फ 9 लाख रुपए दवाइयों के एक साल के। अब बताएं, साल के 9 लाख रुपए, साल ये के जुल्म है ना सर? अब मैं बताऊं आपको, मैं गया, मिनिस्टर था उस जमाने में डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो, मैंने मीटिंग कॉल की, मैंने कहा कि आप हिसाब करें जहां पर 6-7 लाख की आबादी हो वहां पर तालका हॉस्पिटल 9 लाख साल में, 9 लाख के उस जमाने में मैंने 1 करोड़ रुपए कराए। रियली अप्रिशिएट। अच्छा, 1 करोड़ पूरे अपने हॉस्पिटल में नहीं, थ्रू आउट सन का फैसला करवाया, जहां भी तालुका। अच्छा, सब हॉस्पिटल 1 करोड़ का वो 1 करोड़ बजट। हाँ, अब वो उस हिसाब से परसेंटेज से बढ़ता भी हो सकता है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख या 1.5 करोड़ तक गया हो, तो वो उनकी प्रिक्योरमेंट होती है, बाकायदा दवाइयाँ होती हैं। और उसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर जो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, ज़्यादातर वो जो है एमबीबीएस के बाद उनको नौकरी तो मिल जाती है, वो दूर दराज में फिर इसलिए कोशिश करते हैं कि डेपुटेशन कराएं या कराची आए या बड़े शहरों में या सखर में, देही इलाकों में जाने से घबराते हैं। घबराते नहीं है, उनका ये होता है कि हम हायर एजुकेशन करें, एफसीपीएस करें और ये करें। तो ये हमारा है वैसे कंडीशन ये है कि उनको हम कहते हैं कि आप 3 साल तक कहीं ट्रांसफर नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए उनमें जो है वो जाते जाते अभी मैं फैक्ट्स एंड फिगर निकाला था, लाड़काना की जो कॉलेजेस हैं 13 हज़ार 10 हज़ार स्टूडेंट के वहाँ पे दाखिला हैं, 2,000 2,500 3,000 स्टूडेंट आते हैं, बाकी सब प्राइवेट में चले जाते हैं या वो सहूलतों की फुकदान की शिकायत करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्कूल हम लोगों ने बनवाए हैं, वो स्टूडेंट आते हैं उसमें। सजाद भाई बात ये है कि मैं बताऊं, एक आई थी कोई सर्वे रिपोर्ट बाहर की, उन्होंने कहा कि 2035 तक गांव बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और ये जितने भी लोग हैं
ये जो हैं वो रुख करेंगे शहरों का। ठीक है, यहाँ तो मतलब लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये जो वडेरे ये सारे फंड लेकर जाते हैं उधर, मेरा ये मानना है, मेरा ये ईमान है कि हम बेक वक्त जो है ना, कराची एक एक्सेप्शनल केस है, वो पूरे पाकिस्तान अगर उसको देखा जाए तो उस पे तो मैं उस पे तो मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद से ज़्यादा पैसे खर्च होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को पालता है, सीधी बात है। उसको छोड़ के बाकी आप बैक वक्त एक तरह की तालीम दें। और अब आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ग्रामर स्कूल का बच्चा पढ़ाओ, वहाँ प्राइमरी स्कूल का अब आप बनाए मेरिट, जो कहते हैं ना कोटा सिस्टम, ये मेरिट बन सकता है इसमें? अब मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं। नहीं बन सकता। तो अब ये अब हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है, हमने बड़े बड़े स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, और हमने वहाँ पर तरक्की की है। अब जो ये जो इन्फ्लुएंस जो लोग जो है ये यहाँ पर माइग्रेट कर रहे थे हैदराबाद और कराची की तरफ, तो हमने वहाँ पर उनको इदारे बना के दिए ताकि लोग जो हैं वहाँ से माइग्रेट नहीं करें, वहाँ पर रहें। अगर यहाँ पर और ज़्यादा जितने भी आ जाएं, आप रोक सूबे के अंदर, तो सिंध हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी सिफारिश कल्चर देखें, बात है सजाद भाई, बात यह है कि अभी जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं वो जज साहब हैं, बिल्कुल ऐसे ही नकवी साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू स्पीकिंग हैं, ट्रू, और मेरे ख्याल में वो किसी की जज हैं और सीनियर जज हैं, ऐसे ही, और किसी की सुनते भी नहीं है। सही। और उन्होंने आपको एक जो बच्चों का टेस्ट होता है मेडिकल का, उन्होंने देखा कि उसमें गबन हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको कैंसिल कर दिया। अब वो बैठे हुए, अगर वो समझते हैं कि उसमें कोई गलत बात हुई है तो उसको कैंसिल कर दें। ये हुआ है आपकी नज़र से? ये जो धांधली जो स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं, ये तो बात ये है कि ये शिकायत कर रहे हैं, एक इंक्वायरी हुई इस तरह, मेडिकल की जो सीटें उसमें शिकायत हुई, इंक्वायरी हुई, वो प्रूफ हो गया, वो दोबारा से 18 तारीख को दोबारा हो रहे, तो इसकी भी इंक्वायरी करवा दें। ये सूबा आपका किला रहा है ना सिंध में, आप 15 साल से हुक्मरान हैं, अगर इस तरह के मामलात सर उठाएं तो आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि जो आप एक रेडी चलाने वाले के बच्चे का हाथ मारा गया? दोनों जो मामलात हुए ना इत्तेफाक से, ऐसे नहीं कि मैं अपने आप को बरीउल ज़मा करार दूं, इत्तेफाक से दोनों ये केयर टेकर में हुए, मेडिकल टेस्ट का भी, और अभी जो ये शोर मचा हुआ है रिजल्ट और सारा। एक और भी तनकीद, मैं टाइम बहुत कम है, जाते जाते आप लोग नौकरियों का ऐलान कर गए। नौकरियां पहले दे देते ना सरकी साहब, नौकरियां तो वो एमक्यूएम ने जाके पिटीशन डाल दी। लोअर स्टाफ की है ना, लोअर स्टाफ की नौकरी सजाद भाई, मेरे ख्याल में उस दिन भी आपसे डिस्कस हुई थी। अब मेरे गांव के अंदर मिसाल के तौर पर, या बराबर वाले मेरे गांव के अंदर चौकीदारी की कोई नौकरी है तो किसको मिलेगी? वो उसमें कोई मेरिट है क्या? नहीं, अनपढ़ है ना, बिल्कुल सही। उधर जो गरीब आदमी है जो बिल्कुल डिजर्व करता है उसको दे दे, ट्रू, कोई मसला ही नहीं। तनकीद ये हो रही कि आप लोगों ने बिल्कुल जब आप जा रहे थे तब आपने अनाउंसमेंट की, ये पहले भी कर देते आप, ये तो कुछ लोग मुस्तफीद हो जाते, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं लोगों को रोजगार देने में। असल में बात ये है कि बिल्कुल मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्या ये सियासी मिस्टेक थी? अब ये तो जो मतलब कैबिनेट में लोग बैठते थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो उसको ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वो 60-70 हज़ार लोग, 1 लाख लोग मुस्तफीद हो जाते तो वो आपको उनके बच्चे दुआएं देते? बिल्कुल देते, उसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरा ये है कि अब पता नहीं, वो तो एक प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है सजाद भाई, ये प्रॉब्लम ख़त्म होना चाहिए। खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि ये अब देखें ना, आप ये देखें हमारा जो मेयर है सखर का, वो कौन है? हमारा मेयर जो है ये मीरपुर खास का, वो कौन है? आपके यहाँ नहीं, उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, हाँ, सिंधी थोड़ी है, उर्दू स्पीकिंग है। ये सिंधी और उर्दू का चक्कर सिंध में ख़त्म हो जाए, दही और शहरी का ये ख़त्म हो जाए ना, ईमानदारी से, ये जो है ना सूबा हमारा इतना तरक्की, और ये जो है ना, ये जो है ना, ये मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, ये जो है ना, चाहे सियासतदान हो, इवन मैं हूँ या कोई ब्यूरोक्रेट हो, ये अपने मफाद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, टूल के तौर पर। अदरवाइज हम आपस में भाई हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, एक ही सूबे के रहने वाले हैं।
अब तो कल्चर भी सेम है सर, कल्चर भी सेम है, रिश्तेदारियां हुई भी हैं। रिश्तेदारी हुई है। मेरा बेटा जो है यहाँ से कराची से, उसकी शादी हुई है, बताएं। अभी उसका बेटा भी है, बेटी भी है, बताएं। आगे चल के वो भी फिर उसको भी कहेंगे वडेरा है। ऐसे ही बहुत बहुत खूबसूरत जाते जाते बात की है डॉक्टर साहब ने कि ये चाहे इक़्तिदार की बात हो या कोई टेक्निकल बात हो या रोज़गार की बात हो, किसी भी इस इशू को इशू ना बनाए। ये इशू नहीं है, ये सब कंट्रीज़ में होता है, हर जगह पर लैंग्वेजेस के डिफरेंस होते हैं। इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए, इसको सियासी टूल और हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर इसको इस्तेमाल ना किया जाए। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।